प्यारे साथियों, इस मंच पर बहुत ऊर्जावान अनुभवी प्रतिभाएं मेरे साथ मौजूद और मैंने 3 स्पीकर्स को सुना। पहले स्पीकर को सुनते ही मेरी समझ में आया कि कार्यक्रम क्यों है और कार्यक्रम की मांग क्या है। मुझे 12-15 साल का जमीन का फील्ड का अनुभव है। अगर मैं स्पीकर की भावनाओं से ना समझूं कि हम लोग अग्रवाल जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं तो फिर तो सब चीजें खराब हो जाए। तो मैं चीजों को समझता हूं और क्योंकि नीचे से आया हूं तो मैं ये भी समझता हूं कि आज अगर वो हमारे बीच में बैठे हैं तो वो हमारी भावनाओं को भी समझेंगे, हमारी पीड़ा को भी समझेंगे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर, मैं इन पे बात करूं उनसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता। और नमन करने का एकमात्र कारण यह है कि जब मैं उनको पढ़ता हूं, समझता हूं, वो अपने लिए जीते, अपने परिवार के बारे में सोचते, तो शायद आज प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा चंद्रशेखर आजाद लोकसभा का सांसद होते हुए या ना होते हुए यहां मुख्य अतिथि होने के बारे में नहीं सोच पाए। ये परिवर्तन है। मुझे कल ही एक किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 135वें जन्मोत्सव के अवसर पर एक साथी ने भेंट की थी और जब मैंने कंबाइंड तस्वीरें यहां देखी तो मैं बस उसकी एक लाइन आपके सामने पढ़ देता हूं तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ आ जाएंगी। उससे पहले जिस आत्मीयता से आप सुन रहे हैं, हमारी बहनें हैं, प्यारी छोटी बहनें, बड़ी बहनें, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। सीनियर लोग बैठे हैं, नौजवान साथी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि बड़ी आत्मीयता से आप सुन रहे हैं सारे स्पीकर। ये बात स्पष्ट करती है कि जहां श्रोता अच्छे होते हैं वक्ताओं का मनोबल खुद ही बढ़ा रहता है। जहां श्रोता अच्छे नहीं होते वक्ता भी जल्दी जल्दी कार्यक्रम खत्म करने के बारे में सोचते हैं। तो ये लाइन ये है कि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था अगर इस धरती पर महात्मा फूले जन्म नहीं लेते तो अंबेडकर का निर्माण नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में, वर्मा जी ने कहा कि 3 महान पुरुषों को गुरु माना। महामानव तथागत बुद्ध, गुरु कबीर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। और इनकी जयंती पर भी एक आसपास ही होते हैं। ये वो महीना है अप्रैल का जिसमें 5 अप्रैल को हमें बाबू जगजीवन राम साहब दिखाई देते हैं। 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले दिखाई देते हैं। 13 अप्रैल को बीपी मंडल जी का परिनिर्वाण हो जाता है और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर दिखाई देते हैं। तो मैं पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के लिए अपनी बात रखूंगा। मैं दोनों महापुरुषों को एक साथ आदरांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और आपके इस मंच से आपको विश्वास दिलाता हूं। मेहरा साहब कह रहे थे कि भाई हमारी फ्यूचर की लीडरशिप, मैं कोशिश करूंगा कि जो कर्ज हमारे ऊपर है महापुरुषों के संघर्ष का, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भी उसे उतारने में किसी भी तरह की कोताही हम लोग ना बरतें। और मैं वचन भी देता हूं और संकल्प भी लेता हूं आज यहाँ इस
महत्वपूर्ण जगह पर खड़े होंगे कि आप याद रखना, सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन चंद्रशेखर अपने इरादों से पीछे नहीं हट सकता, अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता, अपने काम से पीछे नहीं हट सकता। और जब तक ये संकल्प है और शरीर में जान है तो जंग जारी रहेगी, और वो संवैधानिक है। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जब अपने साथ हुए अपमान, क्योंकि ये पढ़ा होगा आपने, उस पर मैं विस्तार चर्चा नहीं चाहता, कि अपने दोस्त की शादी में गए, जाति के आधार पर उनका भेदभाव हुआ, अपमान करके निकाल दिया गया, रोते हुए वो नदी के किनारे जाके बैठ गए। जब बैठे थे तो दो सहयोगियों से बात हुई, उन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्यों रो रहे हो। एक बड़ा किस्सा है, मैं उसको सारांश में थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, ब्रीफली ना जाके थोड़ा सा आसानी से बता देता हूँ। तो बाबा को कहते हैं उनसे कि साहब आप क्यों रो रहे हो, क्यों आत्महत्या करना चाहते हो। तो वो कहते हैं साहब मेरा अपमान हो गया है। तो कहते हैं ऐसा अपमान तुम्हारा रोज होता है। तो ये बात उनको क्लिक कर जाती है कि भाई ये तो बात सही है, इनका तो रोज होता है, ये तो नहीं मर गए। तो उनकी समझ आ जाती है कि ये शिक्षित नहीं है, इस वजह से इनको सम्मान और अपमान का फर्क नहीं। तो वो तय कर लेते हैं कि अब मैं इनको शिक्षित करने का काम करूंगा, मेरे जीवन का यही उद्देश्य। और जीवन में जब तक उद्देश्य ना हो, मैं गारंटी देता हूं आप कहीं के चक्कर काट के आ जाओ, आप कभी सफल नहीं हो सकते अगर आपके जीवन में उद्देश्य ना हो। तो ये किस्सा तब का है जब वो पहला स्कूल खोलते हैं, और मैं अपने जो मंच पे कलीग्स बैठे हैं उनको बता रहा था कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जो पहला स्कूल खोला उसमें 6 बच्चे आते हैं। 4 ब्राह्मण समाज की थी, 1 मराठा समाज की थी, 1 शेड्यूल कास्ट। वो भेदभाव नहीं कर रहे थे, वो बस पढ़ना सिखाना चाहते थे, लड़ना सिखाना चाहते थे, आगे बढ़ना सिखाना चाहते थे, उड़ना सिखाना चाहते थे, रफ्तार देना चाहते थे, महिलाओं को बराबरी का सम्मान दिलाना चाहते थे। वो किसी के खिलाफ नहीं। उनकी समझ में आया कि ये व्यवस्था अच्छी नहीं। तो जब उन्होंने पहला स्कूल खोला, पंचायत हुई, उनके पिताजी से कहा गया कि भाई देखो आपका बेटा धर्म विरोधी कार्य कर रहा है, क्या तो आप इसको रोक लो, अदरवाइज हमारे इस प्रदेश में अकाल पड़ जाएगा, परेशानी खड़ी हो जाएगी, मुसीबतें आ जाएगी। तो उनके पिता उनसे कहते हैं कि 2 रास्ते हैं आपके पास, क्या तो आप स्कूल बंद कर दो या फिर आपके लिए घर के दरवाजे बंद। आप महसूस कीजिए उनके संकल्प को कि उन्होंने घर के दरवाजे बंद होना स्वीकार किया, उन्होंने घर छोड़ दिया लेकिन स्कूल नहीं छोड़ा, लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का काम। आज अगर अध्यापक को तनख्वाह ना मिले तो वो कहता है कि मैं इस स्कूल में कर क्या रहा हूं। कुछ काम ऐसे हैं जिनके पीछे बहुत सारे लोगों का भविष्य छिपा है, जैसे डॉक्टर्स हैं। आज मैं बड़ी डॉक्टर्स की सभा में हूं, अगर तनख्वाह ना मिले और डॉक्टर अपना काम छोड़ दे, कई बार हड़तालें होती हैं, आपकी लड़ाई अधिकारों की लड़ाई चाहिए, लेकिन बहुत लोग अपनी जान की खैर बना लेते हैं कि अगर भाई ये जल्दी नहीं माने तो हमारा जीवन जो है वो छोटा ना हो। कई काम ऐसे हैं, कई लोगों को ऐसा दर्जा दिया गया है, कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि माँ बाप से ज्यादा बड़ा दर्जा गुरुओं का है। और हमारे यहाँ भगवान किसी ने देखे ना हो, देखे हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर के रूप में भगवान लोग रोज देखते हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद कौन कौन से किस्से आपको सुनाऊं, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या आपके मन में, मुझे नहीं पता है। आप बाबा साहब के विषय में सुनना चाहते हैं, फूले जी के विषय में सुनना चाहते हैं, मेरे विषय में सुनना चाहते हैं, आज के हालातों पे सुनना चाहते हैं, जो सवाल है उस पर सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने जरूर रखूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बातों में आपके मन में भी अगर कोई दुविधा, कोई सवाल हो तो शायद बिना आपके कहे उसका जवाब देके यहां से जाऊं। मेरा गांव है छुटमलपुरा, वो कस्बा हो गया है। बहुत सारे लोगों ने टीवी में मेरे बारे में सुना है, कुछ ने अखबारों में पढ़ा है, कुछ ने यूट्यूब पे देखा है, कुछ ने आर्टिकल्स में पढ़ा है। मैं अपनी देश की महान मीडिया का धन्यवाद करता हूं, बड़ा नाम है उनका, लेकिन मैंने बड़े बड़े आर्टिकल पढ़े, उन्होंने मेरे गांव का नाम, मेरे फादर का नाम, मैं जब पढ़ा मैंने आर्टिकल तो मुझे चक्कर आ गए।
कि यार ये जगह मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है, इन्होंने मेरा गांव का नाम लिख दिया है। ये जगह मुझसे 12 किलोमीटर दूर, इन्होंने मेरे गांव का नाम लिख दिया। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर मैं मीडिया की जो आज की हालात है ये भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं एक दिन जो हमारा रिस्पेक्टेड मंचल को बताना चाहता हूँ, सो नहीं पा रहा था सर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और मीडिया ने हमें कहा कि हम कराची पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, इस्लामाबाद पे पहुंच गए और यहाँ से अज्ञात बॉर्डर से सेना घुस गई। आप विश्वास कीजिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किस तरह से देश का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरह से देश को अपमानित किया जा रहा है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके शब्दों से क्या माहौल बनेगा, किस तरह के हालात बनेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो अपने चंद पैसों के लिए अपना काम किए जा रहे हैं। ये देश के लिए, उन संस्थाओं के लिए बड़ा खतरनाक है जिन संस्थाओं को लोग उम्मीद करके बैठे, जिन संस्थाओं से बहुत चीज तय होती है। तो हम लोग 3 भाई हैं, 3 बहन हैं। हम 5वें नंबर में घर में भाई तीनों भाई छोटे हैं, 3 बड़ी बहनें उनके बाद। क्योंकि भारत की सच्चाई है कि भाई बेटियों से काम नहीं चलता, बेटे भी होने चाहिए, वंश कैसे आगे बढ़ेगा, ये देश की कड़वी सच्चाई है। तो 3 बेटियों के बाद हमारे बड़े भाई, फिर हम और फिर हमारे छोटे भाई, तो हम 6 भाई बहन हैं। और मैं 5वें नंबर पे हूँ। मेरे पिताजी ने, मेरी माँ हाउसवाइफ है, उन्होंने बहुत मेहनत की हमें पढ़ाने के लिए। और मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। उन्होंने भी, मैं कहता हूँ कि शायद अपने लिए उन्होंने कभी अच्छे कपड़े जूते नहीं खरीदे होंगे, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी शिक्षा और हमारी आवश्यकता को पूरी करने के लिए। बड़ा कठिन जीवन है। आजकल के मिडिल क्लास परिवार किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, बड़ी चिंता की वो अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकते और हालातों को छिपा भी नहीं सकते। तो मेरे पिताजी मुझसे हमेशा ये कहा करते थे कि भाई, उनकी इच्छा थी कि मैं जज बनूं, क्योंकि एक केस वो बहुत बुरी तरह, उस केस से वो निराश थे। एक किसी को पैसे दिए उधार, तो पैसे साहब वो बाद में बेईमान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हम तो पैसे नहीं देते हो। तो मेरे पिताजी कोर्ट चले गए। कोर्ट में केस चलता रहा। 15-20 साल बाद जज साहब ने उनको बुला, कहा कि इसमें फैसला कर लो। तो पिताजी ने कहा आप करा दो साहब, आप ही मालिक हो। तो उन्होंने कहा कि आप इतने पैसे में कर लो। तो मेरे पिताजी ने उनको जवाब दिया, साहब इससे कई गुना ज्यादा तो पैसे मैंने उनको नगद दिए और कोर्ट की चक्कर काट के इससे काफी पैसे में जितने फैसले में आप कह रहे दे चुका हूं। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो यही मदद कर सकता हूं, वरना कोर्ट केस चलता रहेगा। तो मेरे पिता निराश थे। उनका कहना था कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता तो आपको वकालत करनी चाहिए। फिर साइबर क्राइम बढ़ा तो मेरे फादर की इच्छा हुई कि मैं पढ़ने के लिए विदेश चला जाऊं। तैयारियां काफी उनकी मजबूत थी, रिटायर वो हुए थे, वो पैसा था पीएफ का, तो उससे कोशिश कर रहे थे कि बेटा कामयाब हो जाए। चला जाता मैं, लेकिन तभी मेरे पिता बीमार हो गए। डायग्नोसिस कराया तो पता लगा उनको कैंसर है। तो जिसके पिता कैंसर से पीड़ित हो, वो बेटा कैसे जाए, हालात घर की बहुत अच्छी नहीं थी। तो अंत तय हुआ कि पिता का इलाज कराया जाए। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चक्कर काटने के बाद हमें एहसास हुआ कि यहाँ गरीबी और जाति के साथ एक सच्चाई ये भी है कि अगर आपके सोर्स नहीं है, आपके कनेक्शन नहीं है, तो आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। कई बार जेल में भी हम लोग इस बात को देखते हैं, इसमें भी देखते हैं। जिसके जैसे मेरे सोर्स हैं तो मेरी बात मानी जाती, लेकिन कई लोग ऐसे बिना सोर्स के उनकी बात नहीं मानी जाती। तो निराश होकर हम लोग लौटे। लेकिन अंत बात को छोटी करते हुए 11 जनवरी 2013 मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए। वो जीना चाहते थे, हम लोग आगे बढ़ते देखना चाहते थे, अपने देश को आगे बढ़ता देखना चाहते थे। और उस बीच में जो एक समय रहा उनके ट्रीटमेंट का, कीमोथेरेपी, रेडियोलॉजी का समय जो था, उस बीच में एक दोस्त की तरह की मेरी बातें हुई। उनका मेरे जीवन पर गहरा असर। वो मुझसे कहते थे कि भाई सब चले जाएंगे, सब कामयाब हो जाएंगे, आप भी विदेश जाके सेटल हो जाओगे, बच्चे परिवार हो जाएगा, कि आप इंडिया आओगे नहीं आओगे। लेकिन पता नहीं कोई महापुरुषों के मिशन के लिए कोई कुछ करता नहीं, सब अपने बारे में सोचते हैं। हमारी तो उम्र चली गई, आपको आगे बढ़ाते बढ़ाते आप पता नहीं क्या करोगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि तभी आज भी मुझसे कह रहे हैं कि आपको अपने साथ साथ महापुरुषों के संघर्षों को समझते हुए कुछ काम भी करने चाहिए। एक बेटा होने के नाते 2013 मैंने स्वीकार किया उनके जाने के बाद
कि हर एक बेटे की जिम्मेदारी है कि अपने पिता के अधूरे कामों को पूरा करे, और फिर 2013 और आज हम 2026 में करें। 13 सालों में निरंतर काम जारी है। इस बीच में कई उतार चढ़ाव हैं, जेलें भी देखी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी मेरे ऊपर लगा, 16 महीने में जेल में रहा, फिर देश की बड़ी जेल तिहाड़ भी मैंने 2 बार देखी, खूब लाठियां खाई। और मेरे डॉक्टर साथी जानते हैं मेरी हड्डी से कई कम हड्डियां हैं जो ना टूटी हो, बहुत सारी तो टूट गई, कुछ बची हैं। अब पता नहीं वो कब टूटेंगे, लेकिन हौसला कोई नहीं तोड़ सकता, इस बात की मैं गारंटी आपको दे दूं। क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि हड्डियां तोड़ना आसान है। तो मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे कहना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलता है, लेकिन मैं गारंटी देकर कहता हूं कि जो आपकी ड्यूटी और राइट है 99.99% लोग उनको जानते हैं। सारा सिस्टम संविधान से चलता है, नेता संविधान चलते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन संविधान चलते हैं। लेकिन चिंता की बात यह, मैं इस मंच को भी चैलेंज करके कह रहा हूं, इस मंच से आप सबको, आप अपने दिल से अपने हाथ रख के पूछो, किसी को कहूंगा पर्टिकुलर तो अपमान जैसा महसूस होगा, इतनी बड़ी सवाल पूछो, आप संविधान में दिए गए अपने अधिकारों को जानते हो, अपने कर्तव्यों को, ड्यूटी को जानते हो क्या वास्तव में आप भारतीय नागरिक हो जो अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग? क्या उनको एहसास है कि उनको जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि लोग जानबूझ के, क्योंकि समाज है, जातियां हैं, धर्म है, सच्चाई है, मैं सोचता हूं कि कई बार लोग अनजाने में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो किसी के मन को ठेस पहुंचा देता है। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, हमारे यहां जब तक प्राइमरी एजुकेशन में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेबस के तौर पर नहीं रखा जाएगा और उसको स्ट्रांगली आचरण में नहीं भेजा जाएगा बच्चों के, तो ये समाज नहीं बन पाएगा। आप मेरी बात में याद रखें, जिस समाज को बनाना चाहते, जिस समाज को भेदभाव रहित समाज, एकजुट समाज, भाईचारे वाला समाज नहीं बन पाएगा। ये सबके लिए संदेश है। तो बुद्ध ये कहते हैं कि प्रचार सबसे बड़ा साधन होता है। और बाबा साहब का एक किस्सा है, जब वो पढ़ रहे थे, उन्होंने दीवार पे लिखे स्लोगन को हटा दिया, जिसमें लिखा था कि मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं, महापुरुष कभी नहीं मरते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, तब वो स्टूडेंट थे वहां के, उस कोड को हटा दिया। तो नोटिस जारी हुए, डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी बात रखने का मौका मिला और उनसे पूछा गया कि जो बात लंबे समय से यहां लिखी हुई थी, आपने उसको क्यों हटा दिया? आपका इसके पीछे रीजन क्या है, तर्क क्या है, क्या रीजन है इसको हटाने का? तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं जो लिखी गई। तो उन्होंने कहा बताइए, आप सहमत नहीं तो हमें बताइए कि आपका विचार क्या है। तो उन्होंने कहा ये बात सत्य है कि मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन जो दूसरी लाइन है कि महापुरुष पैदा होते हैं, महापुरुष कभी नहीं मरते, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि महापुरुष पैदा नहीं होते हैं। पैदा एक बच्चा होता है और अपने पूरे जीवन में जो वो करता है उसके आधार पे, उसके जाने के बाद, जीते जी कोई महापुरुष नहीं हो सकता, उसके जाने के बाद उसको मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले लोग ये निर्णय लेते हैं कि हमारा महापुरुष था या ये कोई धोखेबाज। क्योंकि बुद्धा ने कहा है कि विचार कभी स्थायी नहीं होते और जीवित व्यक्ति कभी भी परिवर्तित हो सकता है। सैकड़ों हजारों उदाहरण होंगे, आप कहोगे तो मैं तर्क के साथ बता दूंगा। सिखिज्म, सिख धर्म को मानने वाले लोग बैठे हैं, 5वें गुरुओं तक, 5वें बादशाहों तक नहीं थी तलवार, आप बताओ, ठीक है, आप सब लोग बैठे, लेकिन 5वें बादशाहों के बाद तलवार आई, उससे पहले नहीं थी। तो जो पावर में आएगा, जो चेयर पे आएगा, वो उस समय के हालात के आधार पर तय करता है कि अब आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा। पंगत में संगत के नारे के साथ सिक्की को गुरु नानक देव लेके आए और कहा सब बराबर आइए, सबका स्वागत है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, चारों दरवाजे खुले, आइए सब और आके मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। तो वही बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब ने कहा कि जब वो व्यक्ति चला जाता है उसके बाद ये तय होता है कि वो महापुरुष था या कोई धोखेबाज था। इसलिए मैं कहता हूं कि ना महापुरुष पैदा होते हैं, ना महापुरुष मरते हैं। महापुरुष तब मरते हैं जब उनके विचारों का प्रचार प्रसार खत्म हो जाता है। प्यारे साथियों, क्या देश की महिलाओं को नहीं पता है, जो महिलाएं पढ़ लिख चुकी हैं, यहां भी मेरी बहुत सारी बहनें बैठी हैं,
क्या बहुत सारे सामान्य लोग क्या इनको नहीं पता है महिलाओं को इनके जीवन में किसका योगदान है, किसकी वजह से आज सम्मान का जीवन प्राप्त कर रही महिला। मैं तो एक वकील भी हूं, एक कार्यकर्ता भी हूं, अभी भी अपने आप को छात्र मान के बहुत पढ़ता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे जितना नहीं पढ़ता कोई पॉलिटिशियन आज के समय में, मैं खूब पढ़ता हूं। और मैंने मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार समिति से लेके फिर साइमन कमीशन, बहिष्कृत भारत के मेमोरेंडम और फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इंडियन एक्ट 1935 और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, बहुत कुछ पढ़ा है देश में। और अगर कहने की बात आए तो एक एक आदमी के कैरेक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वो जितने भी बड़े रेवोल्यूशनरी रहे हो, जो भी रहे हो, कि उनका क्या योगदान है देश के आजादी में और कमजोर वर्गों की तरक्की में। मैं एक एक आदमी के लिए आपको बता सकता हूं क्योंकि मैंने पढ़ा। लेकिन आज के समय में पढ़े लिखे लोगों पे समय नहीं कि वो जाने। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता हूं। इस देश में 1935 से पहले सिविल सेवा में एक भी भारतीय नहीं जाता था, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म, क्योंकि अलाउ नहीं था। 1935 का जो एक्ट है उसमें अलाउ किया गया। उससे पहले वोट नहीं करते थे लोग, बस जो रियासती थी उनके परिवार के लोग वोट करते थे, उनके आधार पर चयन होता था। फिर ये बात जब आगे बढ़ती है 1935 के एक्ट में, तो इसमें बदलाव होते हैं। कैसे बदलाव? कि वोटिंग राइट को विस्तार करना चाहिए। क्या क्या विस्तार? कि वोटिंग राइट उनको मिले जिनके पास जमीन है, जो जमींदार लोग हैं उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। वोटिंग राइट उनको मिले जो बहुत पढ़े लिखे हैं। वोटिंग राइट उनको मिले जो व्यापार करते हैं, जो लगान चुकाते हैं, उनको वोटिंग राइट मिले। जो रियासतों के प्रमुख हैं उनके परिवार के लोगों को वोटिंग राइट मिले। और ये सारी 1935 के एक्ट के बाद भी ये सारी चीजें कंट्रोल करके जो वोटिंग राइट बैठा वो 10% लोगों तक गया। डॉक्टर अंबेडकर इसके खिलाफ थे। वो मानते थे कि किसी भी ऐसे निर्णय को, लोकशाही जिसको लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें जो निर्णय लिया जा रहा हो बहुसंख्यक आबादी को प्रभावित करता हो और बहुसंख्यक लोगों का समर्थन उसमें ना हो, तो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता है। आज भी लोकतंत्र है देश की, भारत की 543 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग चुनकर आते हैं, सामूहिक रूप से निर्णय होते हैं। वो अलग बात है कि सत्ता तमाम तरह के प्रयास करती है, ऐसा नहीं कि आज ही कर रही है, इससे पहले भी करती है, उससे पहले भी करती है। सत्ता का अपने एक नेचर होता है। इसलिए वो ये लोकतंत्र है। आपके यहां से चुनाव होगा, आपके यहां का भी चंडीगढ़ का भी मेंबर है जो चंडीगढ़ की तरफ से जाके अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात वहां रखेंगे। हर व्यक्ति, हर तरह का मेंबर। और फिर उसमें बाबा साहब के प्रयासों से रिजर्वेशन भी है, SC ST के लोगों को भी अवसर दिए गए। तो 1935 का जो एक्ट बना उसके बाद 10% लोग वोट करते थे। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात की सबसे बड़ी पैरोकारी करी कि देश के हर एक बालिग व्यक्ति को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं जैसे ये सभा है ना, मैं बोल रहा हूं, मैं आपका चीफ गेस्ट हूं आज के कार्यक्रम का, तो आप मेरी बात को सुनो, मेरे झूठ को मानो। तब ऐसा नहीं था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट थी, वहां डिबेट होती थी और जो आदमी बोल रहा था उसको अपने आप को डिफाइन करना होता था, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना होता था कि मैं जो कह रहा हूं इस बात का सोर्स क्या है, इसका जो भविष्य में इसके प्रभाव क्या होंगे। तो बाबा साहब ने कहा, जब बात आई कि भाई अमीर लोग वोट करेंगे, उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं कि गरीब लोग वोट नहीं करते हैं? उन्होंने कहा जो जमींदार है वो वोट करेंगे। उन्होंने कहा क्यों, मजदूर क्यों नहीं वोट करेगा? जमींदार को सिर्फ ये पता है कि उसके पास 2000 किले जमीन है, लेकिन उसकी खेत की जमीन में जो हल चलाता है वो मजदूर है। वो मजदूर उससे ज्यादा जानता है कि कौन सा बीज लगेगा, कब लगेगा, कौन से समय में कौन सी फसल होगी और कब पानी दिया जाए, कब कटाई होगी, मजदूर ज्यादा जानता है। आप कैसे कह सकते हो कि मजदूर को ज्ञान नहीं? मैं आज आपको गारंटी कह रहा हूं, आप किसी भी कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति को जाकर नोट दीजिए 500 का और उससे कहिए नोट आपका, और आप उसे कहना कि आपका नोट आप फाड़ दो, मैं गारंटी देता हूं आप पैर पटक लेना, वो नोट नहीं फाड़ेगा। तो बाबा साहब ने साबित किया कि आप ऐसे नहीं बनेगा लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक देश बनाना है तो आपको सबको वोटिंग राइट देना पड़ेगा। फिर 21 साल के व्यक्ति को वोटिंग राइट मिला और बाद में उसमें संशोधन हुआ, फिर वो घट के 18 साल हुआ। लेकिन इस बीच के बारे में मैं बताना चाहता हूं, मेरी बहनों को सुनना चाहिए। उन 10% वोटर्स में एक भी महिला नहीं थी किसी भी जाति और धर्म की। आप मेरी बात को सुन लो, पढ़ लेना जाके किसी भी ना जाति की थी ना धर्म की थी, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति थी वो गुलामों के गुलामों से भी गुलामों जैसी थी। और भारत पहला ऐसा देश है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, देश की महिलाओं को
वोटिंग राइट मिला। ये काम अमेरिका नहीं कर पाया अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद, ब्रिटेन नहीं कर पाया, यूरोप नहीं कर पाया। ये विजन था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कि उन्होंने महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया। और गांव के प्रधान का पद ना छोड़े, जब महिलाओं को और पिछड़े वर्गों को बराबरी का अधिकार नहीं दिला पाए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं ऐसे कैबिनेट का मेंबर नहीं रहूंगा, मैं ऐसे मंत्री पद पे नहीं रहूंगा जहां से मैं जिन लोगों के हितों की रक्षा के लिए आया हूं और उनके लिए काम ना कर पाऊं, मैं ऐसे पद को छोड़ता हूं। आज चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ सकता, केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री का पद छोड़ दिया। आज तो दल बदल हो जाता है, पता नहीं क्या क्या आ जाता था, आप तो देख ही रहे हैं सब चीजें। तो प्यारे साथियों, एक शिकायत मेरी है, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता। पता नहीं मेरे जाने के बाद आप मुझे किस तरह देखेंगे, लेकिन मैं वो व्यक्ति नहीं कि किसी के देखने के नजरिए से अपना लहजा बदल दूं, ये मुझसे नहीं आता। हमने धोखा दिया बाबा साहब, हमने अपने महापुरुषों को धोखा दिया। हमने सब बाबा साहब हमें वर्ग बना के गए, हम वर्ग नहीं बन पाए। हम भी पहले रिश्ते बनाने से पहले, भाईचारा बनाने से पहले जातियों में भी जातियां ढूंढते हैं। जब तक हमें टाइटल ना पता लग जाए हमारी मित्रता पक्की नहीं होती, हमारे रिश्ते पक्के नहीं होते। ये कड़वी सच्चाई है। हमने अपने से कमजोर के हाथ पकड़ने में कोताही बरती है। मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूं और माफी चाहता हूं सब लोगों से जिनका हाथ हम लोग नहीं पकड़ पाए। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो गलतियां पहले हुई उन गलतियों को दोहराया इस आंदोलन में नहीं जाएगा। हम लोग हर व्यक्ति का हाथ पकड़ेंगे जो उनसे पीछे छूट गया है, उसको साथ लेके जाएंगे। ये कमिटमेंट है मेरा खुद से भी और अपने इस आंदोलन से भी, जो बहुत पवित्र आंदोलन है, उन सबके लिए है जो आज भी आजादी के इतने साल बाद भी बहुत बुरे हाल है। जिन बस्तियों में पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, जहां सुविधाएं नहीं है। और मैं नहीं कहना चाहता, देश की राजधानी दिल्ली के हालात है, कभी आप निकल के देखिए, दो तरह की दिल्ली। एक वो दिल्ली जहां हम लोग रहते हैं कि हवा भी फिल्टर होकर आती है, और एक वो दिल्ली है जहां सीवर के ऊपर छोटे छोटे घर बना के लोग रह रहे हैं। और वो स्मेल होती है उनके कमरों में कि अगर वो स्मेल हमारे घरों तक पहुंच जाए तो मैं लिख के कहता हूं कि हम कई दिन रोटी नहीं खा पाएंगे। वो हमारे दिमाग पे घुस जाएगी, हम लोग उसको निकाल नहीं पाएंगे। कोई परफ्यूम काम नहीं आएगा उस स्मेल में। और मैंने देखा दिल्ली की गलियों को, तो आप टैंकर से पानी आता है तो प्लास्टिक के डब्बों में भर के वो रख लेते हैं, उसी पानी को पीते हैं। वहां बिस्लेरी की बोतल नहीं जाती क्योंकि उनके हालात ऐसे नहीं है। 15 दिन वो पानी जहर जैसा हो जाता है। किसी को परवाह नहीं कि गरीब मरे या जिए, किसी को इस बात की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जो खुश है वो अपने बारे में सोच रहा है, जो दुखी है वो बस नाराज है, वो कुछ करना नहीं चाह रहा और ना उसको रास्ता मिल रहा। क्योंकि लोकतंत्र होते भी जिसको हम चुनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राइट टू रिकॉल नहीं है, अगर वो नेता हमारा काम ना करे उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो वादा करके सरकार आ जाए, मैं आज सरकार में नहीं वो वादा करूं कि मैं चांद तारे और ये वो सब आपके घरों के दरवाजों पे लगा दूंगा, और अगर चुनाव जीतने का सरकार में आने के बाद ना करूं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोकतंत्र में खूबसूरती तो है। 5 साल आपको मुझे झेलना ही पड़ेगा, चाहे मैं कुछ कितना ही कुछ भी करता है। या तो जजेस वगैरह सब मेरी कलम से मेरा रिकमेंडेशन होता है, उसमें सरकार के तौर पर कह रहा हूं, सब कुछ होता है और एक भाईचारा निभाया जा रहा है कि अमीर पीछे ना हटे और गरीब आगे ना बढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि देश उल्टे पैर चल रहा है। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहरे। और अगर मैं मानता हूं कि मैं यहां बोलता हूं या पार्लियामेंट में अगर आप डिबेट सुनते होंगे, अभी कुछ दिन पहले किस्सा घटा कि समय की कमी है तो मुझसे कहा गया चेयर द्वारा कि आज आप बोल नहीं पाएंगे। किसानों का मसला था और मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूं। मैंने कहा कि मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं नहीं बोलूंगा किसानी पे तो कौन बोलेगा। मैंने जिस दिन मांग की कि ये किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 6,000 रुपए से 1 लाख कर दी जाए सालाना, तो वो कहे कि मंत्री जी का समय कम हो जाएगा। तो मैंने कहा मंत्री जी का समय कम होता हो तो हो, हम तो बोलेंगे। तो उन्होंने कहा भाई नहीं बोल नहीं पाओगे। तो हमने कहा हमारा नाम है चंद्रशेखर आजाद, अगर हम नहीं बोलेंगे तो मंत्री जी नहीं बोलेंगे, याद रखना हमारी बात। आप भरोसा करो। मंत्री जी ने कहा ये क्यों हल्ला मचा रहे हैं, क्या बात है। हमारे कुछ साथी भी हमारे जैसे करेक्टर के, तो वो बोले कि कह रहे हैं बोलेंगे कि यार बुलवा दो, ये बहुत खराब लोग हैं, बुलवा दो, बेकार में मुझे परेशान करेंगे, बुलवा। कुछ गरिमाएं हैं हमारे सदन की, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आदमी जिद कर लेता है, क्योंकि एक बात बेहरा साहब ने कही रामविलास पासवान जी को लेकर, तो मैं आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूं मान्यवर और आप सबको भी
कि हमारे यहाँ राजनीतिक दलों का भी एक संविधान है और उसमें विप जारी होता है और आदमी अपनी पार्टी के विप से जुड़ा होता है। आपका समाज बर्बाद हो जाए, गड्ढे में गिर जाए, लेकिन आपकी पार्टी जो चाहती है आपको करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो फिर वही होगा जो वो कह रहे थे कि अगली बार आप ले लेना, कोई होगा। ये मैं फैक्ट बात बता रहा हूं आपको। इसलिए मैं किसी दल का मेंबर नहीं बना, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने बहुजन समाज, गरीब समाज के हितों से रक्षा नहीं कर पाऊंगा और मैं कैसे किसी कानून का भागीदार नहीं बनूंगा जहां किसी के हितों को नुकसान पहुंचा जा रहा है। इसलिए मैंने महापुरुषों से सीख के जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया कि उन्होंने इंडियन लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आरपीआई बनाई, जो काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया, उन्होंने बामसेट बनाई, डीएस फोर्स बनाई, बसपा बनाई, वही काम मैंने उनसे सीख के भीम आर्मी के रूप में, मिशन 78 के रूप में और आजाद समाज पार्टी के रूप में किया। मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूं जिन महापुरुषों ने देश में हमें जीने का रास्ता दिखाया है, लड़ने की हिम्मत है। तो मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब को थोड़ा सा संकुचित किया गया, इस बार विस्तार हुआ है। कारण आप इसलिए समझ लेना कि चीजें बदली हैं और आंदोलन जमीन पे मजबूत हो रहा है। वरना बाबा साहब का योगदान आरबीआई के स्थापना में भी है। भाखड़ा नागल डैम जो है, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें भी बाबा साहब का रोल है। जो मंडल कमीशन आया आर्टिकल 340 के रिगार्डिंग, उसमें भी बाबा साहब का योगदान है। महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं उसमें बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान है। धार्मिक आजादी आर्टिकल 25-26 जो कड़ा, कंगा और तमाम चीजें हम लोग रखते हैं, पांचों चीजें, उसमें भी वो हमारे लोगों को दिलाने में उसका भी बाबा साहब का बड़ा योगदान है। ये किसी छिपा नहीं है। उसके साथ साथ मजदूरों के लिए उनको 8 घंटे की ड्यूटी, उनकी सामाजिक सुरक्षा, ये सब में भी बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हर व्यक्ति को बराबर का हक देने और कमजोरों को भी प्रतिनिधि बनाने, जिनको कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया उनको मुख्य अतिथि बनाने में भी बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। तो बाबा साहब बहुत विस्तृत है और मैं कह रहा हूं जितना आप पढ़ोगे आप डूबते चले जाओगे बाबा साहब में। बस मैं एक बात उनके बारे में कहना चाहता हूं इस कड़ी में, उनके कमिटमेंट के बारे में, उनके संकल्प के बारे में। एक बार जब समय था, कम्युनल अवार्ड लेके बाबा साहब आए थे और हालात देश के खराब थे, गांधी जी इलाहाबाद जेल में अनशन कर रहे थे, तो बाबा साहब को डराया गया और बाबा साहब कहा गया कि आप अपनी जिद छोड़ दो। तो बाबा साहब अम्बेडकर का कोट जो है वो मेरे जैसे लोगों में सीरन पैदा कर देता है कि जब उनके पास लड़ने को बहुत लोग नहीं थे, तब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि आप मुझे चौराहे पे ले जाके खंबे से बांध के अगर फांसी भी दे दोगे तो भी मैं अछूतों के अधिकारों के साथ कोई भी समझौता नहीं करूंगा। ये कमिटमेंट बाबा साहब अम्बेडकर, वो कह रहे हैं आप मुझे फांसी चढ़ा दो। आज के नेता तो ऐसे नहीं है, वो तो कहते हैं कि साहब सीबीआई ईडी को मत भेजना, बाकी सब ठीक है। हमारे से समझदार लोग आप लोग। तो ये कमिटमेंट और ये हमारे लीडर में होना चाहिए। और मैं मानता हूं अगर संकल्प नहीं है तो फिर सब चीजें बेकार है। संकल्प होना चाहिए और संकल्प बहुत जरूरी है। मेरे बारे में कहा गया कि मैंने हिस्ट्री क्रिएट की है, लेकिन ये सच नहीं है। मैं अकेला किसी हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकता हूं। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी टीम हो, जब वो मिलकर काम करती है तभी हम लोग हिस्ट्री बना पाते हैं। मैं आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के और यहाँ बैठे बहुत सारे साथी जिन्होंने मेरी मदद की है चुनाव में, बहुत पैसा खर्च होता है भाई, वो लोकतंत्र नहीं रहा कि गरीब आदमी भी चुनाव लड़ ले, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं चुनाव में, कोई कुछ कहता रहे। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को आपको कह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने चुनाव में मेरी मदद की है। नोट और वोट, मैं फिर बार बार यही कहता हूं कि मैं आया नहीं हूं, मुझे मेरे लोगों ने भेजा है, क्योंकि उनको महसूस होता है कि आज उनकी लड़ाई लड़ने वाले बहुत कम लोग हैं जो ईमानदार से लड़ सके। इसलिए उनको लगता था कि इस आदमी को भेजेंगे तो इसको भी आजमा के देख ले कि ऐसा तो नहीं है हमें छोड़ के मंत्री पद की तरफ भाग जाएगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा। आपको याद होगा मैं आपके यहाँ आया था पार्लियामेंट्री कमेटी में, और जो उस दिन के जो साथी यहाँ होंगे वो एक बार कमेटी मीटिंग को पता करा लेना। मैं जब लड़ता हूं तो फिर पूरी जान लगा के लड़ता हूं। हालांकि ये मंच नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने कलीग्स को, जो वहां मंचा सीन है, कि लाल साहब ने हमसे बहुत सारे वादे किए थे, उनको खरे नहीं होते। ये बात मुझे आज यहाँ आके पता लगी।
मैं आज भी उनके बारे में गलत नहीं सोचता हूं, मगर मुझे उम्मीद है कि लाल जी ने जो वादे हमसे किए थे पूरे करेंगे। आप बस याद दिलाना भी चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि आपने वादे किए, विश्वास कीजिए कि उनको वो वादे याद आ जाएंगे। उन्होंने वादे किए थे मुझसे कमेटी मीटिंग में और कहा था, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम लोग बहुत जल्द उनको वापस बुलाएंगे, लेकिन इस बार मुलाकात दिल्ली में होगी, दिल्ली में होंगे। और वहां वो कमेटी है हमारी, हम वो उसको मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है। मैं आपको इस बात से कहता हूं, आप पता करा लेना किसी को, वहां हम दल छोड़ देते हैं, दलदल छोड़ देते हैं। वहां हम कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं और फिर वहां बैठने वाले को जवाब देने में उसका गला सूख जाता है। जब ऐसी नौबत आती है, किसी डिपार्टमेंट से आप पूछ के देखिएगा तो उसको पता होता है कि वहां जाना ही नहीं जाना। लेकिन अगर वादे पूरे नहीं हुए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द हमारी दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन वो टेबल हमारी होगी और पहले उसमें जरूर सूखेंगे, मेरी बात काफी याद है। मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। मेरे एक साथी हैं डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी, वो एम्स में पढ़े, उसी दिल्ली एम्स से पढ़े, वहां एक पोस्ट निकली थी। वो अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने एप्लीकेशन किया, और क्योंकि वो वहां से पढ़े हैं, टॉपर हैं, तो उनको रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन एनएफएस करके कहा गया उनको, क्योंकि आप हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते हो, इसलिए हम आपको नियुक्ति नहीं दे सकते। मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, लेकिन उस समय मैं लोकसभा में नहीं था। मैं भट्टी जी को कहता रहता हूं कि आप बता देना किस दिन आपका मन हो जाए तो मैं बताऊं कि क्या क्या चल रहा है इंस्टीट्यूशन में और क्यों चल रहा है। ये इंस्टीट्यूशन सबके, जनता के टैक्स के पैसे से बने, और जनता में सब आते हैं ना। ये हर व्यक्ति के प्रति जवाब दे, अमीर के प्रति भी जवाब दे, गरीब के प्रति भी, हर उस व्यक्ति के प्रति जवाब दे जिसका अंश इसमें लगा, जिसका हिस्सा इसमें लगा, किसान के लिए भी, मजदूर के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, नौजवानों के लिए भी। क्योंकि ये देश टैक्स लेता है। जो बच्चा गर्भ में होता है उसके लिए अगर दवाई आती है तो उस पर टैक्स है। जब जिस दिन वो पैदा होता है, जन्म लेता है, आंख खोलता है, जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, बोल नहीं पाता, अपनी पीड़ा भी नहीं कह पाता, सिर्फ रोता है, उस दिन अगर उसके लिए पैड आता है, वो क्या कहते हैं उसको, क्या यूज, अब तो वो पहले तो पैम्पर, यस थैंक यू, पैम्पर आता है या कोई भी ऐसी चीज आती है तो उस पर टैक्स है। उसको छूट नहीं है कि ये आ जाए, इसने कुछ लिया नहीं है अब तक तो इसको छूट कर देते, ऐसा नहीं है हमारे। मरते समय तक कफन के कपड़े में भी टैक्स है सर हमारे यहाँ। सुबह उठने से लेकर शाम तक हम इतनी बार टैक्स देते हैं ना कि हमें पता नहीं लगता कि हमारी सरकार ने क्या टैक्स सिस्टम बनाया। ब्रुश करने से लेके और शाम के समय सोने तक जो मेडिसिन लेते हैं सब में टैक्स है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, जब हम पैसा बचाते हैं तो फिर उससे जो कुछ सामान खरीदते हैं इनकम टैक्स के बाद फिर उसमें टैक्स देते हैं, सेल टैक्स, वैट, गाड़ी खरीद के लाते हैं फिर सड़क पे टोल टैक्स देते हैं, पेट्रोल पे सेस और वैट देते हैं, क्या क्या टैक्स देते हैं सर हम। ये इसलिए संवैधानिक जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उनकी प्रति जवाबदेही है। मुझे कई बार लगता है इसलिए सरकार जल्दी दिन को कमजोर कर रही है, खत्म कर रही है कि लोगों की प्रति जवाबदेही खत्म हो जाए। प्यारे साथियों, जिस बात को कहा गया मंच से 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 जब पूना पैक्ट हुआ, मैं आज इस मंच को बताना चाहता हूं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी उसमें, सेपरेट इलेक्टेड और सेपरेट सेटलमेंट। और वर्मा जी शायद इस बात को कह रहे थे आई थिंक कि सेपरेट सेटलमेंट के लिए बाबा साहब प्रयास कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब की राष्ट्रवाद देखिए, आप राष्ट्रभक्ति देखिए कि वो एग्री हो गए इस बात पे कि हम पाकिस्तान की तरह दूसरा देश नहीं बनाएंगे, इसी देश में रहते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आपसे लड़ेंगे, हम हमारे अपने हमारे भाइयों, हम आपसे लड़ेंगे, हम आपसे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन अपने देश के से अलग कोई दूसरा देश नहीं बनाएंगे। क्योंकि बाबा साहब पे अवसर थे, आप पे मेरे पे नहीं है और बहुत सारे लोगों पे नहीं थे, मुस्लिम भाइयों पे थे, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। बाबा साहब पे भी थे, सिख भाइयों पे नहीं थे, वो मांग करते रहे, लेकिन बाबा साहब के पास थे। और किन परिस्थितियों में बाबा साहब ने पूना पैक्ट किया, और पूना पैक्ट करते हुए बाबा साहब ने क्या कहा, जब मीडिया ने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों के लिए बड़े संघर्ष से फल लेके आया था, इन लोगों ने वो फल चूस लिया, उसके छिलके छील के मेरे मुंह पे फेंक के मार दिए मेरे लोगों के लिए, जिसको हम लोग आरक्षण कहते हैं।
एक अनुबंध है जो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के रूप में, मैं तो कहता हूं उस अनुबंध को खत्म करना चाहिए देश को, जो हमारा था हमें लौटाना चाहिए। आप इस तरह समझिए कि दो भाइयों में बंटवारा हुआ है, एक ने कहा है कि आप मुझे 10 बीघे जमीन, एक ने कहा कि आप मुझे जो है ये आगे वाली 4 बीघे दे दीजिए, आप 6 बीघे रख लीजिए क्योंकि आगे के वाले की वैल्यू ज्यादा। एक अनुबंध, यह समझिए कि एक 3 दुकानें, एक दुकान, उसके पीछे दुकान, उसके पीछे दुकान, आगे वाले पोर्शन को पिता ने बड़े भाई को दे दिया और पीछे वाले को, छोटे वाले को 2 पीछे की दुकानें दे दी क्योंकि आगे की दुकान मार्केट पे उसकी वैल्यू ज्यादा। एक अनुबंध है, एक समझौता है, ये कोई दया नहीं है, कोई भीख नहीं है, ये एक अनुबंध है। मैं कहता हूं इस अनुबंध को आज तोड़ देना चाहिए। जो हमारा था हमें दे दो कमरे लवाड़ में, और जो आपका जिससे आप चिड़े आप रख लो। इस देश की मानसिकता है वो बदल नहीं पाए। इस देश की मानसिकता है, लोगों ने स्वीकार नहीं किया संविधान को। इतना पवित्र संविधान, इतना शानदार संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और हम दुनिया में जाके झूठे ढकोसले करते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत अपने जीवन में नहीं स्वीकार कर पाए संविधान को। वरना मैं गारंटी देता हूं कि अभी 2019 में ईडब्ल्यूएस दिया गया था 10%। अगर इतना बुरा है संविधान, आरक्षण, और आरक्षण से अनमेच्योर लोग आते हैं या शिक्षित लोग आते तो छोड़ते। मैं मानता इस देश के वो लोग जो कहते हैं आरक्षण बुरा, वो छोड़ देते, कहते हैं नहीं हम इसको नहीं लागू होने देंगे, मैं मान लेता। मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू, ये क्या बात है? क्या बात है? आप कह रहे हैं, आप लगातार आरक्षण को गाली देते आ रहे हैं। आप ये नहीं बताना चाहते देश को कि 2% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, 90%, 98% जो प्राइवेट सेक्टर है, संगठित रहे, उसमें नहीं है आरक्षण किसी भी तरह का। आपके यहाँ ठेकेदारी में देख लो, जो लोग जॉब्स होंगी आपके यहाँ देख लो, कितने जो लोग ऊपर बैठे हैं जिनके पास कलम है, कितने लोगों को देते हैं, कमजोर वर्ग के लोगों को, जो ठेकेदार है, जो टेंडर्स हैं, उनको देखो आप। 2% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, 98% में नहीं है। और इन 2% में हिस्सा दिया गया है। क्यों दिया गया मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं। एक थाने में, थाना समझते हो ना, पुलिस स्टेशन, एक ही जाति के सब लोग हैं, और जिस जाति के सब लोग हैं उस जाति का व्यक्ति कोई अपराध कर देता है किसी गरीब के, किसी महिला के खिलाफ, और वो महिला आती है थाने में कि साहब मेरे साथ अन्याय, मेरी मदद कर दो, तो क्या नहीं, जब ये पता लगेगा कि अपराध करने वाला वो है और वो कहीं से मेरी रिश्तेदारी में आता, क्या दिल नहीं धड़कता कि दिल है कि मानता नहीं, कह रहे थे हमारे साथी, कि मन नहीं करता किसी भी तरह इसकी पीड़ा कम कर दूं, इसकी सजा कम कर दूं, थोड़ा सा इसकी मदद कर दूं? बताओ, होता है नहीं होता? आप बताओ। आपको कलम, आपके पास पैसे और आपको देने का मौका मिले बांट के, और आप पे अवसर हो कि किसी को ज्यादा किसी को कम दे दो, तो बताओ जिनके साथ पारिवारिक रिश्ते उनकी तरफ दिल झुकता है नहीं झुकता है? मन झुकता है झुकता? बताओ ईमानदारी से, झुकता है नहीं झुकता है? सभा हाथ उठा के बताए, बहुमत से पता लग जाए झुकता है नहीं झुकता। यही एक कड़वा सच, क्योंकि हम पैदा हुए जाति व्यवस्था में। हमारी माँ हमारी जाति की, हमारे पिता हमारी जाति के, हमारे चाचा हमारी जाति के, हमारी चाची हमारी जाति की, हमारी बुआ, हमारे फूफा, हमारे जीजा, हमारी बहन, हमारी मासी, हमारे मासा, हमारे ताया, हमारे तमाम रिश्तेदार सब एक ही जाति के हैं। तो एक प्यार पैदा होता है कि भाई ये हमारा है, और पता लगने के बाद कहते हैं कि भाई हमारा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि न्याय नहीं हो सकता। अगर न्याय के सिद्धांत पे आप जाओगे तो न्याय का सिद्धांत ये कहता है 1000 आरोपी छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। न्याय का सिद्धांत ये कहता है। और वो ये भी कहता है कि अगर आप न्याय देने में देरी कर रहे हो तो ये भी खुद में एक अन्याय है। मैं आया था, आपको याद होगा, इसी के पास जब एक हमारे अधिकारी यहाँ उन्होंने सुसाइड किया था, आपको याद होगा, शायद आप ना भूले, मैं तो नहीं भूला। मैं तो नाम भी जानता हूँ, व्यक्ति भी जानता हूँ, मैं कहाँ भूलने वालों में से हूँ भाई। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि याद रखना, बोलते बहुत हो ना आप लोग, इसलिए आपको कहना पड़ रहा है। एक बच्ची मुझे अभी मिलने आई मेरे साथ 3-4 दिन पहले, डीयू की बच्ची है, नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर सकता कि रीजन है, छोटी बच्ची है, आई थिंक फर्स्ट ईयर की है। तो अपनी बात बताने लगी, तो मैंने कहा कि फिर बताओ तुम्हारे मन में क्यों ये सब चीजें चल रही, तुम्हारे मन में भाव कहां से है? आप मंच भी सुने। तो उसके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में है। तो बोली भैया हम एक बार ना गाड़ी से ट्रेवल कर रहे थे, मुझे वॉशरूम जाना था, वो ग्रामीण क्षेत्र था, तो बहुत जब प्रेशर हो गया, और वो सुनेगी, वो बच्ची इस बात को सुनेगी क्योंकि वो अपने बड़े भाई को फॉलो करती है, वो सुनेगी 100%, आप देख लें।
तो उसने कहा कि हम एक घर पे रुक गए, तो हमने उनसे कहा कि मैम, एक माता जी थी कि हमें वॉशरूम यूज करना है बेटी को। तो उन्होंने पहला ही सवाल उनका ये था कि आप किस जाति के, आप किस जाति के हो। और जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वॉशरूम नहीं यूज करने। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे सर, वहां हमारे टीचर हमसे कई बार ये कहते, हालांकि टीचर का दर्जा भगवान, मैं आज भी उनके पैर छूता हूं, मुझे उनसे शिकायत नहीं है, उनकी पीड़ाओं ने मुझे लड़ना सिखाया है। वो कहते थे कि हम आरक्षण लेने के लिए हम वजीफा लेने के लिए आते हैं और अनाज लेने के लिए आते हैं, पढ़ने नहीं आते स्कूल। जब इस माइंड सेट के साथ आप बैठ के वो करते हैं, और जिन बच्चों के साथ आप अपने भविष्य को देख रहे हो, उन बच्चों के सामने जब आप देखो जाति के आधार पर अपमानित किया जाए तो बहुत तकलीफ होती है। ये सच है, देश बदल रहा है, बस लोग भी बदल जाएं तो अच्छा हो जाए। हम तो भारतीय है ना, हमारा नारा हम मंच से लगाते हैं, जय भीम जय भारत। बाबा साहब ने भी कहा प्रथम रखते भारतीय, और उन्होंने कहा कि जब मेरे हित में और मेरे देश हित में टकराव होगा तो मैं अपने देश के साथ खड़ा रहूंगा। ये कमिटमेंट है हम लोगों का भारतीय होने के नाते। लेकिन सवाल ये है कि जब मेरे हितों को छीना जाएगा तो मैं किसके पास जाऊंगा, मैं किससे अपनी पीड़ा कहूंगा, मेरी बात कौन कहेगा। इसलिए कई बार चिंता होती है। और एक किस्सा जो सुना रहे थे बेरा साहब, उन्होंने कहा कि वहां ग्लास और वो अलग अलग रखे हुए हैं कई हिस्सों में। कई घटनाएं हम लोग सुनते हैं। अभी 2-3 साल पहले राजस्थान में हुई थी, इंद्र मेघवाल को मटकी छूने पे टीचर्स की मार दिया गया था। उस बच्चे को जब मैंने देखा मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैं लड़ा। आप जान के अचरज, मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा, आप सुनोगे? वो किस्सा है जालोर राजस्थान जालोर। और वहां जाने के लिए 2 एयरपोर्ट हैं, एक जोधपुर और एक उदयपुर। और राजस्थान में कोई साथी हो तो वो डीपली जानता होगा। तो मैं गया लड़ने के लिए, एयरपोर्ट पे उतरा, पुलिस ने डिटेन कर लिया कि नहीं जाने देंगे साहब। मैंने कहा साहब अकेला जाना चाहता हूं, जाने दें। बोले नहीं साहब जाने दें। वापस बिठाया गाड़ी में और दिल्ली छोड़ के आए। कोई बात नहीं साहब, वो छोड़ के आया, मैं अगले दिन फिर चला गया। फिर उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे बिठाया कि साहब ये बात गलत है, देखो हम आपको कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कहा कर दो साहब, लेकिन उस परिवार के प्रति जिम्मेदारी, आज उसका परिवार इंतजार कर रहा है, वो वीडियो वायरल कर रहे हैं कि भाई आए। मैं फिर गया, उन्होंने फिर डिटेन कर लिया। इस बार ट्रेन से बिठाया दिल्ली। 4-5 सिपाही 6 सिपाही छोड़ने आए, टिकट भी उन्होंने ही कराया बेचारों ने। मैं तीसरी बार फिर गया नेक्स्ट डे, तो उन्होंने फिर रोका एयरपोर्ट पे, थाने ले गए और गाड़ी में बिठा, कहा अब जाने नहीं देंगे। और गाड़ी लेके वो दिल्ली आए। और जैसे वो हरियाणा पार किया, मैंने कहा अरे फोन तो दे दो परिवार को तो बता दूं। तो बोले ले लो। मैंने इनको कहा मेरे टिकट करा दो जल्दी फटाफट। वो दिल्ली उन्होंने 5 बजे छोड़ा, मैंने 7 बजे की फ्लाइट ली। उन्होंने मुंह भी नहीं धोया होगा मेरे प्यारों ने। मैं उदयपुर, जैसे मैं वहां गया हड़कंप मच गया। अधिकारी आ गए तो वो मैडम थी, बहन हमारी IPS थी, DCP मां। वो हमसे बोली कि भाई आपसे बात करनी है। कि मैंने आदमी नेता बहुत देखे जीवन में, आपके जैसा आदमी नहीं देखा। आप मतलब करना क्या चाहते हो? मैंने कहा देखो बहन जी मेरी बात सुनो, मेरे लिए लड़ाई राजनीतिक नहीं है, आप मेरी फीलिंग को समझो। मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां जाऊंगा। और मैं आज आपको कह रहा हूं, अभी मैं कानून व्यवस्था को मानते हुए आ रहा था। अगर आप मुझे जिद चढ़ाओगे, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मुझे रोकने के लिए पूरी राजस्थान की पुलिस कम पड़ जाएगी, याद रखना। वो नहीं मानी, उन्होंने मुझे ट्रेन से भेज दिया। आप विश्वास करो मेरा, मैंने इनसे कहा निकालो गाड़ी, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी गाड़ी बदली, मैं कहां से होके नहीं गया। और मैं चला गया सुबह 7 बजे, पुलिस की ड्यूटी बदली। इधर 2 सिपाही चढ़ रहे थे जो गांव के बाहर खड़े थे, और दूसरे 2 सिपाही उतर रहे थे गाड़ी गांव में। मैं उनके घर चला गया, और जो पुलिस वाले वहां बैठे थे डंडा लेके, मुझे देख के उनकी टांगे कांपने लगी कि क्या मुसीबत होगी है। उन्होंने अधिकारियों को फोन किया, 100 के भी नहीं उठे थे। लाइन पे लाइन लगी गाड़ियों की, और सारे अधिकारी आके मुझसे पूछे कि भैया ये बताओ आए कौन से रास्ते से। न्याय पे किसी का ध्यान नहीं है। उस परिवार की सुरक्षा में, जिस परिवार खतरा, डंडा लेके खड़े हैं लोग, जहां बंदूकों से हमले हो रहे हैं, जहां उनकी संख्या, उनके घर 3 है और जिन्होंने मारा उनके घर 300 हैं। वहां डंडे से मैं बड़ा तमाशा देख के हंसा इस बात को। और फिर वो मुझे लेके, आप देखो इतना प्रोटेक्शन दिया उन्होंने मुझे।
कि जालोर से जयपुर लेके आए। मैंने कहा जयपुर पीसी करेंगे, पूरा जयपुर बंद करके एक लाइन से पुलिस खड़ी करके 45-46 वो वीडियो है टीवी चैनल पे लाइव, आज उस पे राजस्थान तक पे 45-46 गाड़ियां लग के मेरी गाड़ी से शीशा नहीं खुलने दिया। राजस्थान उस पे हरियाणा बॉर्डर पे मुझे छोड़ के गए कि अब चले जाना। ये है हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। और अभी मेरठ में एक घटना हुई थी, कपसाड़ में बाहर था, अधिकारियों ने मुझसे कहा मैं मेरे 2 नियम है, मैं तत्कालिक कहीं नहीं जाता, मैं वहां जाता हूं जहां न्याय में देरी हो रही होती है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आरोपियों के पक्ष में खड़ा हो जाता। कोई कुछ कहता रहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप वहां नहीं जाए, वहां नहीं, मैं वहां जाता हूं जहां कानून कार्रवाई नहीं कर रहा होता है, जहां पूरा कानून व्यवस्था और जिनके कंधों पर जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की, लोगों को न्याय देने की, वो आरोपी के पक्ष में खड़े हो, किसी भी कारण से, सरकार कारण कुछ भी, मैं वहां जाता हूं और फिर मैं पूरी ताकत से जाता हूं। मैं गया, एयरपोर्ट उतरा, मैं बाहर गया हुआ था उसी दिन 10 तारीख को एयरपोर्ट उतरा, तो एयरपोर्ट में पुलिस की गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। मैंने पहचान लिया उनको, क्योंकि उन्हीं में रहता हूं मैं सुबह शाम तक, और मैंने उनको पकड़ लिया अपने ऑफिस के नीचे और पकड़ के उनके कपड़े वपड़े, और मैंने कहा चलो कौन लोग हो तुम लोग, बदमाशी कर रहे हो, हथियार लेके कहां घूम रहे हो। उनको लाके अपने ऑफिस में मैंने डिटेन कर दिया, और डिटेन कर दिया तो उनके चेहरे उतर के मैंने कहा पुलिस को फोन कर रहा हूं, हत्या करोगे मेरी। तो वो फिर बोलने लगे हम तो पुलिस के लोग हैं, आपकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि आप वहां जा रहे हो, आपकी लोकेशन देंगे। तो हमने कहा यहाँ बैठ जाओ सब लोग तीनों और बीच में मत आना। तो उनके फोन बंद करा चले गए, पकड़े गए हम। तो अधिकारियों से लड़ते हुए, मेड़ से कूदते हुए, और कहां से निकले होंगे उस दिन हम, और हम पहुंच गए मेरठ में। तो अधिकारी हमसे बोले उस समय कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, आप कानून की सीमाओं को लांघते। हमने कहा कि हम एक चुने हुए सांसद पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते हैं, आप अपराधियों को नहीं रोक सकते, हमें रोकने के लिए जान लगा रहे हो, कहां के अधिकारी हो यार, आप लोग शर्म नहीं आती आप लोग। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि गरीब को न्याय के लिए बड़ी बाधाएं हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़े तो आपको पता लगेगा, जितनी आपकी साल की कमाई है इतने पैसे तो वहां पीएल दाखिल होने में लग जाते हैं। मैं तो अभी टूट के आया 2 दिन पहले, बहुत बड़े वकील खड़े किए थे बेचारे, हमने बहुत जेंटलमैन आदमी है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि हम इसकी एप्लीकेशन डिसमिस करते हैं। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा था, और मैं उस बात को कहते हुए कहना चाहता हूं, जहां जो बात आपने कही थी कि वहां इस तरह के भेदभाव होते हैं, कम इसलिए हुए हैं कि लोग जागरूक हो गए हैं सर और लड़ने लगे। आज आप जागरूकता का जहां अभाव है वहीं पे ये ज्यादा चीजें हो रही है। आप क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि आप जागरूक हो। जागरूकता लड़ने की हिम्मत देती है, बस थोड़ा सा अपने आप को तैयार होना होता है कि अगर आज आप लड़े तो कई लोगों को लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कई लोग अपने अधिकारों से वंचित नहीं रह पाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। गोली मैंने भी खाई, मैं जेल में रहा, एक बात है, मैंने लाठियां खाई दूसरी बात है, मेरे दांत तोड़ दिए गए वो अलग बात है। मेरी रीढ़ की हड्डी को मैं वो तकिया लगाता हूँ, इसलिए नहीं लगाता हूँ कि मैं बड़ा नेता हूँ, मैं इसलिए लगाता हूँ कि मुझे बैठने में दिक्कत हो जाती है, पोजीशन बदलने के लिए। मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट है, कई जगह गैप है, हमारे साथी इस बात को जानते हैं क्योंकि मैंने खूब लाठियां खाई है। मुझे एक बार लटका के खूब मारा, पुलिस ने कहा कि कहो दिल्ली नहीं आएंगे। हमने कहा दिल्ली आएंगे। मैं 2019 में वादा करके आया संसद से, जब मैं गया था बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे, कि अब आऊंगा तो सांसद बन के आऊंगा, वरना पार्लियामेंट में पैर नहीं रखूंगा। परसों जब मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था 8:30 बजे, तो मुझसे 8वें नंबर पे देश के प्राइम मिनिस्टर और देश के लॉ मिनिस्टर और देश के वाइस प्रेसिडेंट श्रद्धांजलि दे रहे थे। ये दिया है मेरे लोगों ने मुझे संघर्ष के बाद, मैं उनका आभारी हूं और जीवन भर आभारी हूं। तो मैं ये कह रहा हूं आप सबसे भी कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए, एकजुट होकर लड़ना चाहिए, मगर हमें महापुरुषों के पे बैक टू सोसाइटी के आंदोलन को भी याद रखना चाहिए। जो लोग आगे बढ़ गए उनको पीछे वालों का हाथ पकड़ना चाहिए। जो लोग, क्योंकि हमें जो कुछ मिला है वो महापुरुषों के संघर्ष से मिला है, वो लोग संघर्ष ना करते तो नहीं मिल पाता, क्योंकि और किसी ने तो दया नहीं दिखाई हम पे। बिना तन को ढके भी हमारी बहनों को, माओ को रहना पड़ा, किसी ने हम पे दया नहीं दिखाई। हम भूखे रहे, प्यासे रहे, बुरे हाल में रहे, किसी ने दया नहीं दिखाई। जो कुछ मिला वो संघर्ष से मिला, इसलिए हम लोग आंदोलन चलाते हैं। कभी कभी कड़वी बातें कहते हैं, चुप भी जाती है लोग, अब क्या करें, हम तो सदियों से चुपे
इतिहास पढ़ते हैं, पता लगता है। गुलामगिरी पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। मेरी राय, आपको गुलामगिरी पढ़ के देखिए, आपको पता लगेगा देश के इतिहास के बारे में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी है वो, जो ऐसा ना हो कि एक गैप बन जाए, जो लोग भी चाहते हैं कि हमारे अपने हमसे अलग हो जाए। अगर उनके मन में संदेश चले जाए कि जो लोग हम में से कामयाब होते हैं वो पलट के नहीं देखते। आप आरोप मेरे ऊपर खूब लगा सकते हैं, आप अपमान मेरा कर सकते हैं, ये अधिकार आपको लोकतंत्र ने दिया है। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, एक दिन आप मेरा जीवन जी के देखो, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगले दिन आप अपने दिल पे, अपनी दीवारों पे चंद्रशेखर आजाद दिख लेंगे। इस बात को आप नोट कर लो। मेरी 3 बज जाते हैं, मेरे कुछ साथी यहां बैठे हैं जानते, रात को 3 बज जाते हैं, और सुबह जब आंख खुलती है तो यही समझ आता है कि अब आंख नहीं बंद कर सकते, क्योंकि काम। मैं आज यहां हूं, परसों मैं लखनऊ में था, कल मैं सहारनपुर में था। 2 कार्यक्रम थे। रात आखिरी कार्यक्रम 12:30 बजे खत्म हुआ था। यहां से मैं दिल्ली जाऊंगा, क्योंकि कल आगे बहुत महत्वपूर्ण बिल आ रहा है पार्लियामेंट में। कल शाम को मेरा कार्यक्रम आगरा में, भीमनगरी का। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। जैसे नीरज भाई ने कहा कि भाई ये जिम्मेदारियां हमें मिली, नहीं मिली नहीं है साहब, मिली तो सबको, हमने उठाई, हमने अपने कंधों में उठाई। हम जिम्मेदारी को मानते हैं और मानते नहीं, और मैं आपको वादा करके कह रहा हूं इस मंच से, हम मानते नहीं, मैं आपको आज वादा कर रहा हूं, आप नोट करना। जीवन रहा तो अगले 10 साल में भारत सुनहरा होगा। वो जो सपना देखा अखंड भारत, चाहे अखंड भारत हो और चाहे विकसित भारत, वो बनेगा। लेकिन उसके लिए, बनाने के लिए नियत चाहिए। जैसे संविधान को सोपते बाबा साहब ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी, तो अंत संविधान अच्छा साबित होगा। इंस्टीट्यूशन कोई बुरा नहीं है, इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले लोगों के नीयत, नीति अच्छी होगी तो इंस्टीट्यूशन सदैव हितों की रक्षा करेगा। मेरी बात को आप याद करें। आपने मुझे सुना, समय पूरा हो गया नहीं, मेरे पे, मैं तो, आप विश्वास करो, मैं 2-2.5 घंटे स्पीच कर सकता हूं बिना रुके। मेरा कलेजा बहुत मजबूत है, मुझे इस माइक की जरूरत भी नहीं। ये जरूरी है, मगर मैं आपको सच बता रहा हूं कि मुझे और मेरे जैसे कुछ साथियों को माइक की जरूरत भी नहीं। हमारा गला भी बड़ा साफ है। मैं जब अपने चेयर से बोलता हूं स्पीकर साहब को, जो बैठे होते हैं चेयर पे, तो वैसे हाथ ला कहते हैं कि नहीं, इतनी जोर से नहीं बोलना। विश्वास कीजिए, ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे होता क्या है, माइक से, सत्ता, जो बाबा साहब ने कहा, सत्ता वो साधन है जो आपके लक्ष्य को आसान कर देता है। जिस काम को हम करना चाहते हैं उसको करने के लिए हमें शक्ति की जरूरत है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति सत्ता के पास है। अगर हमारे हाथों में सत्ता नहीं होगी तो हम अपने लोगों का भला कैसे कर पाएंगे, आप बताओ। मैं बहुत अच्छी योजना एजुकेशन में ला सकता हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मेरे मित्र, मेरे साथी जेएनयू से पढ़े, अभी नेपाल के प्रधानमंत्री बने, बालेन साहब। आप देखो, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उन्होंने सबसे पहली बात अपने यहां क्या की है, उन्होंने देश के दलितों से माफी मांगी कि हजारों साल जो हमने अन्याय किया, क्योंकि पहले वो हिंदू राष्ट्र था, फिर वहां कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बदलाव हुआ। वरना राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, रानी की कोख से जन्म लेता, वही कुर्सी बैठा रहता। कॉन्स्टिट्यूशन ने बदलाव किया कि बालन शाह जैसे लोग जो है आज प्राइम मिनिस्टर बनकर नेपाली कुर्सी बैठे और बदलाव की लहर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम माफी मांगे उन सब लोगों से जिनका हमने दिल दुखाया, जिनके अधिकार हमने छीने, और मैंने अपने सब पार्लियामेंट में कहा कि हमारा देश कब माफी मांगेगा जिनके अधिकारों को अब तक आपने, आजाद हो गए हम लोग, 75 साल हो गए, लेकिन आज भी लोगों पे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है। आज भी हॉस्पिटलों के बाहर महिला डिलीवरी कर जाती है। क्या हाल है आप देखें, मंदिरों मस्जिदों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर लोग लाइन लगा के बैठे हैं कि कोई हमारा वो कर दे, कोई हमारे हाथों में कुछ दे दे। लोग बिना छत के सोते हैं, भूखे पेट सोते हैं। महिलाएं अपना, नहीं कहना चाहिए, महिला अपना जो है अपना सामान बेच के अपने घर का खर्चा चलाती, और हम कहते हैं कि देश बदल रहा है। कहां बदल रहा है देश? नहीं बदल रहा। देश के चंद अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। यही सच्चाई है देश। इसको बदलने के लिए आपको अपने आप को किरदार में लाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप दूसरों से उम्मीद लगाए बैठे कौन मसीहा आएगा? मसीहा कहां पैदा होता है हमें तो नहीं पता, कौन सी फैक्ट्री में बनता है, कैसे बनता है, कोई मसीहा नहीं आ सकता। आपको अपने आप को ही अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, तभी हालात बदलेंगे। आपने मुझे सुना,
इतना प्यार दिया। एक नारा यहाँ से लगता, जब मैं आया था तब भी मैंने सुना था, बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम। कौन लोग थे जो नारा लगाए थे उधर? मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बाबा साहब, मैंने कहा था ना प्रचार की बात, बाबा साहब चले गए थे, उनको घर घर तक लेके गए मान्यवर साहब श्री काशीराम। मेरी बात पर गौर करना, मान्यवर सोशल है मगर पूरी पॉलिटिकल अगर बात ना कही तो बताना आप मेरी बात को। बाबा साहब चले गए 56 में, और जब बाबा साहब गए, काशीराम साहब नहीं जानते थे उनको। पंजाब के मेरे हरियाणा के साथियों, मेरी बात को रिकॉर्ड सुन लेना, पढ़ लेना। काशीराम साहब नहीं जानते थे, क्योंकि जिस दिन बाबा साहब हमारे बीच से गए, जो बच्चा जो साथी उनका रहता था उनके साथ हॉस्टल में, जब वो देहरादून में डीआरडीओ में जॉब करते थे, नहीं डीआरडीओ में नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो उससे वो बाबा साहब को मनी ऑर्डर भेजता था, पे बैक टू सोसाइटी करते हुए। तो काशीराम साहब पूछते थे किसको भेजते हो? अपने बाबा को। तो काशीराम साहब को जब वो डेथ हो गई बाबा साहब की, परिनिर्वाण हो गया, तो वो रो रहा है। बाबा काशीराम साहब पूछ रहे क्या हो गया भाई तेरे को, काहे को रो रहा है? तो कह रहे आज मेरे बाबा नहीं रहे। तो कह रहे ठीक है यार, बाबा का तो एक दिन जाना ही, छोड़ अब अपने काम पे ध्यान दे ले। क्योंकि नहीं जानते थे बाबा साहब को। जब वो चले गए डीआरडीओ में, साइंटिस्ट हो गए, जब दीना वाल्मीकि साहब उनको बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे छुट्टी चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों को बताना, आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि इस शख्स का हमारे जीवन में क्या योगदान है। तब उनको पता लगता है नेशन ऑफ कास्ट पढ़ के कि इस देश की व्यवस्था क्या है। तब वो नौकरी को लात मारते हैं, क्लास 1 की नौकरी को। मैं बात आपको क्यों कह रहा हूं? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आदमी। मैं पूछना चाहता हूं, जब बाबा साहब महाराष्ट्र में पैदा होके, नहीं मध्य प्रदेश में पैदा होकर महाराष्ट्र में जाके आंदोलन चला सकते हैं, और उनके आंदोलन को मान्यवर काशीराम साहब पंजाब में पैदा होकर सीख सकते हैं, तो सहारनपुर में पैदा हुआ चंद्रशेखर आजाद ईमानदारी से उनके आंदोलन क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते? क्या कमी है आप मुझे बताओ, क्या कमी है? कौन सी परीक्षा की जरूरत है कि जिसके बाद आप ये मानोगे कि चंद्रशेखर आजाद इस आंदोलन को का नेतृत्व कर सकता है, इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है? बताओ कौन सी परीक्षा देनी? आप लाओ तलवार और निकालो मेरा खून, उसके बाद भी अगर आपके मन में सवाल बचा तब मुझे बताना। जो मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा ना हो मेरी हिम्मत कमजोर पड़ जाए, आप दूसरा चंद्रशेखर पैदा नहीं कर पाओगे, याद रखना मेरी बात। एक चंद्रशेखर को यहां तक आने के लिए जो झेलना पड़ा, इतने में हिम्मत टूट जाती है साहब। मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह को भी बहुत मानता हूं। वो अपने पिता से कहते हैं, जब उनके पिता पत्र लिख देते हैं ना, माफीनामा, तो कहते हैं आज आपने मेरे साथ गद्दारी की है, आपको झुकना नहीं था उन लोगों के सामने, उनसे माफी नहीं मांगनी थी, दया नहीं मांगनी थी जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मैं करतार सिंह सराभा जी को भी मानता हूं, जिन्होंने 19 साल में शहादत दी थी देश के लिए। मैं शहीद उधम सिंह जी को मानता हूं, जिन्होंने अपने संकल्प को वहां जाके, जब जनरल डायर नहीं रहा तो जनरल ओडवायर को गोली मार के बताया कि हम अपने संकल्पों का पक्के और जलियांवाला बाग का बदला लेंगे। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं सर, हमारे सीनियर लोग कह रहे थे जब बात रख रहे थे, मैं कह रहा हूं कि अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो मैंने दौड़ लगाना, तो मैंने चलना ही शुरू किया है। कुछ साल रुके तो सही, आपको दिखाते हैं बाबा साहब के सपनों का भारत कैसा होता है। आपको दिखाते हैं कि जब कोई जिद पे आता, करने पे आता, तो क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जवाहर। आप सबके लिए मंगल कामना। धन्यवाद। आयोजक टीम का धन्यवाद दूंगा मैं, उनके नाम